सर। जी। सर मसला ये कि सर वो मेरा थोड़ा लेट इशू था, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया था। मतलब 10-15 मिनट। अच्छा। तो सर अटेंडेंस। ये कौन बोल कौन रहे हैं? शहरियार आसिफ? यस सर। चले ठीक है, आज तो लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करें 8:45 से पहले पहले ज्वाइन करें। सर मैंने एक लड़के को मैसेज भी किया था कि सर को ठीक है, बता दो, बस मैं ठीक है। ज्वाइन हूँ। फिर आपकी लग सर गई मैं होगी भी अभी अटेंडेंस। आया हूँ। राजा खामा जुल्फ़िकार मेरी भी अटेंडेंस लगा दे। इंटरनेट इश्यू की ठीक वजह है। से कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा था। खामा जुल्फ़िकार 1066 अटेंडेंस लगा दे। अच्छा, जिनकी अभी तक की अटेंडेंस लग गई है वो रहने दें। जिन 2-3 स्टूडेंट्स की नहीं लगी थी ना, वो चैट में प्रेजेंट लिख दें। बाकी सब रहने दें। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। विजय 2013 करना जरूरी है। हाँ, आप एक काम करें, क्योंकि मैंने अभी तक 19 यूज़ नहीं किया है। उसके अंदर या तो एडिशनल आपको दोबारा लाइब्रेरीज और सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कराना पड़ता होगा। तो आप एक काम ये करें, इजी आपके लिए यही रहेगा कि आप 2013 या 15 डाउनलोड कर लें। 13 कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास भी शायद विजुअल स्टूडियो 13 ही डाउनलोड हुआ होगा। ठीक है, तो उसके अंदर तो आपके पास ये बिल्ट इन सी प्लस प्लस की सारी लाइब्रेरीज आ रही होती हैं। ठीक है। सही सही। ठीक है अच्छा, सर। तो ये हमने लैब 1 देख ली थी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, हाँ, तो ये हमने इसमें आउटपुट भी रन कर लिया। बस इसके अंदर वही लैब आपका लैब थी कि भाई आपने ये इन्वायरमेंट सेट करना है जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दे हुए हैं, और पहला प्रोग्राम अपना रन करके देखना है। और ज़्यादातर बच्चों ने ये सबमिट भी कर दी थी अपनी लैब। तो उनकी मेरे ख्याल से मार्किंग ग्रेडिंग भी हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी जिसके जो कोई क्वेश्चन और क्वेरीज है ना, वो उनको नोट डाउन करके रखे, और इन द एंड ऑफ द क्लास फिर वो पूछे। ठीक है, बीच में आप क्वेश्चन या क्वेरीज ना करें। जो क्वेश्चन हो वो नोट डाउन कर लें, ताकि हो सकता है आगे जाके वो आपका खुद ही जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के फंडामेंटल्स के, इसमें क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक लैब के अंदर। अच्छा, ये जो लैब है ना, ये आप लोगों की अपलोड हो जाएगी अभी गूगल क्लासरूम के ऊपर भी और एलएमएस के ऊपर भी। तो क्लास के बाद आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लैब 2 के अंदर पहला आपके पास एक सैंपल कोड दिया हुआ है कि आप इसको रन करके देखें कि आपके पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इसमें एक मेन प्रोसीजर का वो है, फिर मूव एक्स, फिर उसके बाद सिंपल ऐड का फंक्शन हो रहा है, और वो ऐड परफॉर्म हो रहा है। और उसके बाद वो जो आउटपुट आ रहा है उनको दो वैल्यूज के दरमियान ऐड का ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद आउटपुट प्रिंट करा रहा है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ये आप इसको रन करके देखें। फिर हम इसमें से एक एक चीज़ को देखेंगे कि किस तरह काम होता है। अच्छा, ये आप लोग करेंगे ना रन, तो वैसे तो करके देखें। मेरा ज़्यादा ख्याल है इसके अंदर एक एरर आएगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं है। अच्छा। अच्छा, इसमें है सेकंड चीज़ पे हम आते हैं कि हम लैब में देखेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह हम करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि हम जब भी असेंबली लैंग्वेज में कोड करेंगे, तो हम जहाँ पे भी बता रहे होंगे कि हमारे पास ये वैल्यू है, ये डेटा है, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। वो है हमारे पास, हम अगर कोई सपोज है 6A है, तो वो है हेक्साडेसिमल। तो हम उसको देंगे एच, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास कोई वैल्यू है 30 है, 20 है, तो वो हम उसको आगे उसके डी लिखेंगे, उसका रिजिक्स देंगे। रिजिक्स क्या है, या उसका यूनिट जो होता है वो है डी, के मतलब ये डेसिमल है। बी फॉर बाइनरी है, कि 1 0 है। आर फॉर इनकोडेड रियल है, ये भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई इफ नो रेजिक्स इज गिवन, द इंटीजर कांस्टेंट इज एज्यूम टू बी डेसिमल। कि अगर कोई भी रेजिक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ 30 लिखा है या 20 लिखा है, तो उसको वो खुद ही डेसिमल कंसिडर कर लेगा। वरना आपको उसके आगे हेक्सा एच, डी या बी या आर आपको उसके आगे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज रेजिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास चार हैं। एक हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आपको पता है कि भाई
0 to 9 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और 9 के बाद 10 to 15 होती हैं, वो A to F शायद वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है कि आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसके आगे उसका रेजिक्स जरूर देंगे, ये इसका रेजिक्स है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये डेसिमल है, बाइनरी है, क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है कि हेक्सा, ये एग्जांपल्स दी हुई है। 30D मतलब डेसिमल है, ये 6AH है, इसका क्या मतलब है कि ये 6 और A मतलब 10, तो ये हेक्साडेसिमल है। 42 में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि ये डेसिमल है। फिर 1101, ये आपको पता है बाइनरी में हम 10 के अंदर काम करते हैं, तो ये बाइनरी है। फिर यहाँ लिखा है कि हेक्साडेसिमल बिगिनिंग विद द लेटर मस्ट हैव लीडिंग 0, मतलब कि अगर हम सपोज 6AH लिख रहे हैं तो ये तो हम सिर्फ 6AH लिख देंगे, लेकिन अगर ये A6H होता, मतलब कि जो भी अल्फाबेट्स हैं A till F, तो वो अगर हमारे पास शुरू में आ रहा है तो शुरू में अल्फाबेट नहीं आ सकता, उसके लिए हमें शुरू में फिर उससे पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो जहाँ भी हम डेटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे और सपोज हमारे पास ये A5H आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 शुरू में जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लें, याद रखें, ठीक है। फिर ये है कि इफ नो रेजिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी डेसिमल, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये तो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गई कि हमें किस तरीके से करनी है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के 4 तरीके हमारे पास गिवन है, कॉमनली यूज्ड ये तरीके हैं। कोई रेजिक्स ना गिवन हो तो डेसिमल कंसिडर होगा, और कहीं भी अल्फाबेट पहले आ रहा हो हेक्साडेसिमल के अंदर तो हम उससे पहले 0 जरूर लगाएंगे, लीडिंग 0 जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई डेटा रिप्रेजेंटेशन। फिर हम आते हैं कोड के सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सेगमेंट्स यानी कि कोड के ब्लॉक्स, जैसे कि आपने लैब 1 में देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास डॉट डेटा लिखा है, डॉट कोड लिखा है, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे कोड को, ताकि उसकी रीडेबिलिटी आसान हो जाए। तो अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास ये जो कोड के ब्लॉक्स ब्लॉक्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये डाटा का ब्लॉक है, ये कोड का ब्लॉक है, ये डॉट स्टैक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कॉमनली यूज 3 असेंबली लैंग्वेज के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। फॉलोइंग आर सम डायरेक्टिव्स दैट आर वाइडली यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं सेगमेंट्स। द डॉट डेटा डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ अ प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स। जितने भी हम जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, हम शुरू में वेरिएबल C++ में होता है कि ऊपर इंटीजर आई, इंटीजर A B C जो भी हम डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पे या सी आउट कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो हम ये प्रिंट कर रहे हैं तो वो हम डॉट डेटा के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डॉट कोड आता है। डॉट कोड में जितने भी एग्जीक्यूटेबल फंक्शन हैं, जो हमने आपको याद होगा लास्ट लैब में शायद ये चीज़ देखी थी। आवाज़ तो सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर। आपको याद होगा ये हमारे ठीक है। पास मल्टीपल हमने ये फंक्शंस देखे थे कि भाई बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है, मूव है, एक्सचेंज है, एक मिनट, यहाँ मूव है, एक्सचेंज है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये आपके क्या कहलाते हैं, या फिर और भी मल्टीपल होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारे पास एग्जीक्यूटिबल फंक्शंस हैं। और इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कि मूव क्या काम कर रहा है, एक्सचेंज क्या काम कर रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या काम कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम डॉट कोड के सेगमेंट के अंदर या डॉट कोड के ब्लॉक के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो डॉट डेटा के अंदर हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, डॉट कोड के अंदर हमारे पास सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं। असल सारा काम हमारा इन दोनों के ही दरमियान में हो रहा होता है, पूरा असेंबली लैंग्वेज का कोड। बाकी डॉट स्टैक है, जब वो हम स्टैक यूज करते हैं तो हम ये स्टैक भी करते हैं इस्तेमाल, ये हम आगे जाके देखेंगे, वैसे इतना ये यूज होगा नहीं। बाकी असल यही मेन है कि डॉट डेटा में हम वेरिएबल जितने हैं वो सेगमेंट के अंदर हम डिफाइन करेंगे, फिर डॉट कोड के अंदर हम एग्जीक्यूटेबल फंक्शन जितने भी हैं, डिस्प्ले कराना है या डंप करना है,
मल्टीपल तो वो सब हम डॉट कोड के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, 4 तरीकों से। डेटा सेगमेंट्स हमारे पास 3 तरीके के हैं, डॉट डेटा, डॉट कोड, डॉट स्टैक। ठीक है, अभी हम आते हैं डेटा रजिस्टर्स के ऊपर कि डेटा के रजिस्टर्स क्या होते हैं जिसमें हम वैल्यूज स्टोर कराते हैं या प्रिंट कराते हैं। तो वो डेटा के रजिस्टर्स क्या है हमारे पास। तो यहाँ लिखा है 432 बिट डेटा रजिस्टर आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक, लॉजिक एंड अदर ऑपरेशंस। हमारे पास 4 ऐसे रजिस्टर्स हैं, डेटा रजिस्टर्स हैं, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कराते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल और अदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स तो आप लोगों को पता होगा, हर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में कुछ ना कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके थ्रू मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। जो आपकी रैम होती है उसमें वो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर जो रन टाइम पे आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारी उन रजिस्टर्स के अंदर हर एक एक वैल्यू स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसे रजिस्टर्स हैं 32 बिट के, कि जो बेसिक 4 रजिस्टर्स हैं कि जो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है, एज कंप्लीट 32 बिट डेटा रजिस्टर्स। तो वो हमारे पास 4 कौन से रजिस्टर हैं, एक है ई ए एक्स, फिर है ई बी एक्स, फिर ई सी एक्स, ई डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों ने याद रखना है, जो भी हमारे पास 32 बिट वाले रजिस्टर हैं वो शुरू हो रहे हैं ई से, बाकी वही ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स है। जैसे आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लैब में जो कोड लिखा था, कहाँ गया, हाँ, नहीं इसमें नहीं, सेकंड इसमें हमने देखा। तो यहाँ पे ये सेकंड लैब में जो अभी हमने कोड देखा, इसमें क्या हुआ, ई एक्स यूज हुआ है, यहाँ पे भी ई एक्स यूज हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये 32 बिट डेटा रजिस्टर हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इसके ये हमारे पास 4 तरीके के हैं। हम देखेंगे इन सब के अलग अलग क्या क्या फंक्शन हैं जिसके लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि लोअर हाफ्स ऑफ द 32 बिट रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज 4 16 बिट डेटा रजिस्टर्स ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स। अब आपके पास ये फिगर 1 देखें तो इसमें ये आपके पास 32 बिट का, ये देखिए यहाँ से इसकी बिट्स कैसे काउंट हो रही है। यहाँ 0 लिखा है, तो 0 से 31 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 31, मतलब कि 0 से 31 कितना हुआ टोटल, 32 बिट्स। तो ये एक पूरा 32 बिट का रजिस्टर है हमारे पास। इस तरीके से ई बी एक्स का भी 32 बिट रजिस्टर है, ई सी एक्स का भी 32 बिट, ई डी एक्स। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस 32 बिट के अंदर से, या तो आपके पास अगर डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 32 बिट का डेटा आ सकता है या 32 से थोड़ा कम आ सकता है, तो मैं 32 का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास आ रहा है सपोज 16 बिट का डेटा, तो मैं 32 बिट यूज नहीं करूंगा, अपनी मेमोरी सेव करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 16 बिट वाले रजिस्टर यूज कर लूंगा। इसी के अंदर इस 32 बिट को वो डिवाइड कर देगा और हमारे पास 16 बिट के 4 रजिस्टर्स हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। जैसे आपके यहाँ पे राइट हैंड पे लिखा है ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, इन सब के भी अलग अलग फंक्शन हैं। तो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ये दोनों ग्रे वाले दोनों ब्लॉक, इस ये 16 बिट रजिस्टर्स में काउंट होता है। मतलब ये ए एच ए एल जो लिखा है, ये एक कंबाइन करें तो ये 16 बिट का ए एक्स रजिस्टर बनता है। ये वाला जो है ये बी एक्स का एक रजिस्टर, फिर सी, तो इनके मल्टीपल फंक्शन हैं। ये 16 बिट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स है एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिर बी बी एक्स है बेस। ये सारी क्या क्या काम है वो हम नीचे देखेंगे, सी एक्स काउंटर के लिए, फिर डी एक्स जो डेटा। ए एक्स में ज्यादातर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूजर होता है और डी एक्स जो है वो भी अर्थमेटिक के लिए यूजर होता है। फिर बी एक्स और सी एक्स जो है वो किसका, सी एक्स जो है वो हमारे पास यूजर होता है जो हम लूप वगैरह यूज करते हैं या काउंट यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास जैसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स वगैरह के अंदर हम फॉर आई इक्वल्स टू 0 करते थे, या आई लगा रहे हैं तो वो हम यहाँ पे काउंटर सी एक्स के अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं 16 बिट वाली। फिर बेस है, ये हम सारी देखते हैं कि ये हमारे पास
डेटा के जो एड्रेसेस हैं कि जीरो एड्रेस के ऊपर क्या रखा है 2 1 पे 2 पे, तो वो एड्रेसेस के लिए हम बी एक्स यूज कर रहे होते हैं या ई बी एक्स यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीज हम देखेंगे। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास 32 बिट के लिए क्या हो गया, ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स ई डी एक्स। ठीक है, 16 बिट के लिए क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स। फिर क्या है हमारे पास, लोअर एंड हायर हाफ्स ऑफ द अबव मेंशन्ड 4 16 बिट्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज 8 16 बिट रजिस्टर्स। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो 16 बिट रजिस्टर है हम इसको और आधा कर दें, तो हमारे पास वो 8 हाफ करेंगे, मतलब 4 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, मतलब हर एक एक 8 बिट के रजिस्टर को 2 2 में डिवाइड करेंगे 16 बिट के रजिस्टर को, तो वो 8 8 बिट के 8 रजिस्टर्स बन जाएंगे। तो वो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ इसको ए एच को यूज कर लें, तो हमारे पास 8 बिट यूज होंगी, बाकी यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो हम ए एच यूज कर सकते हैं, ए एल बी एच बी एल, और इन सब के भी फंक्शन यही है कि ए एच और ए एल का एक्यूमुलेटर का फंक्शन है, बी एच बी एल का बेस का फंक्शन है कि हम उसमें एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, सी एच सी एल जो है वो काउंटर के लिए, फिर डी एच डी एल वही डेटा या अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग को थोड़ी खिचड़ी पकड़ी होगी, लेकिन जब आप आराम से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी कोड के अंदर कि हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये वाली चीज सबको समझ आई, कुछ थोड़ी बहुत दिमाग में समझ आई, या किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो बताएं, या किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सर हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको हाफ क्यों कर रहे हैं, पूरे 30 बिट में क्यों नहीं रख रहे हैं, या कोई इस तरह के क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो जरा बताएं। जी, किसी को सर ये कोई बिट्स चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? बिट्स चेंज करने से क्या मुराद, आप क्या कह रहे हैं? जैसे 32 बिट्स का है ना, हाँ इसको हाँ 16 बिट पे ले आए फिर 8 बिट पे ले आए, तो सर इससे हाँ। मतलब ये कर क्यों रहे हैं दरअसल? अच्छा, ये कर हम इसलिए रहे हैं कि आप, जैसे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है, आप एग्जांपल लें एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अच्छा, ये हमारे पास असल में ये रजिस्टर्स क्या है, ये मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये उस ये रैम लगी होती है, तो उसके अंदर मेमोरी के अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं ना, तो उसके अंदर आपका सारा डेटा जितना भी है 0 1 के फॉर्म में वो स्टोर हो रहा होता है, यही असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास बाइनरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं, हमारे पास जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसमें ये माई कंप्यूटर में आप जाएं तो आपके पास एक सी ड्राइव गिवन है, ई ड्राइव गिवन है, मल्टीपल ड्राइव्स गिवन होती हैं। हम इसको डिवाइड, सबसे पहले जब हमारे पास कंप्यूटर आता है, अगर हम उसकी जो ड्राइव है उसको सिर्फ सी के अंदर रख देते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी जो मेमोरी है वो किसके अंदर आ जाती है, सी के अंदर। तो हम इसको डिवाइड मल्टीपल में क्यों कर रहे होते हैं, आप लोगों को कभी आपने सोचा है कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सिर्फ अपने आसानी के लिए कर रहे हैं कि हमें देखने में अच्छा लग रहा है, या हम आधे फोल्डर्स बना लिए हमने एक तरीके से कि आधी चीजें वहाँ आधी चीजें वहाँ, या इसका कोई और भी, इससे आपको कोई फायदा भी हो रहा होता है? इस चीज का कोई आइडिया है आप लोगों को? नहीं है तो मैं बताता हूँ, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता डेटा हूँ। सॉर्टिंग डेटा डेटा सॉर्टिंग, सॉर्टिंग आसान हो जाती है, अच्छा आसान नहीं होती है। अच्छा, ये अच्छा ये भी एक है, लेकिन असल मेजर चीज ये नहीं है, एक टेक्निकल बात है जो मैं अगर आज आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के काफी कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे कि हम ये काम कर क्यों रहे होते हैं। अच्छा, हम इसको मल्टीपल सी में भी डिवाइड कर रहे हैं, ई में भी कर रहे हैं, एच में भी, इससे होता ये है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। हम कोई भी काम करेंगे ना, कोई फाइल खोलेंगे तो फाइल खोलने की स्पीड बढ़ जाएगी। वो किस तरीके से, अब सपोज आपकी सारा का सारा डेटा इसी में रखा हुआ है मैंने, तो जब मैं कोई भी फोल्डर खोलूंगा ना तो वो थोड़ा सा डिले देगा, थोड़ा लेट खुलेगा। लेकिन अगर मैं इसको सपोज इस ड्राइव को मैं, ये अगर मेरी तकरीबन 2 टेराबाइट की ड्राइव थी, मैंने इसको एक 1.3 में डिवाइड किया और बाकी ये 500 GB अलग रख दिया। तो अगर मैं इसको सपोज 10 में डिवाइड करूंगा तो मेरी इतनी स्पीड में फाइल्स खुला करेंगे कि आपकी सोच से भी ज्यादा स्पीड में खुलेंगी। तो उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास, आप एक इमेजिनरी रूम कंसिडर करें, आपके पास एक कमरा है, सपोज आपकी जो स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का कोई कमरा है,
या घर का कोई रूम है, एक रूम है, ठीक है, उस एक रूम में मैं एक सुई गिरा देता हूँ, सुई जो पिन होती है वो मैं गिरा देता हूँ जमीन पे, ठीक है। अब मैं एक बाहर से बंदा लाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि वो पिन गिरी हुई है, आपने पूरे रूम के अंदर कहीं किसी कोने खांचे में कहीं एक पिन गिरी हुई है, उसको आपने ढूंढना है। उसको ढूंढेगा, सपोज उसको 20 मिनट लगते हैं उस पिन को ढूंढने में, लेकिन उसको वो पिन मिल जाती है। अब उसी कमरे को मैं आधा कर देता हूँ, ए और बी में डिवाइड कर देता हूँ कि आधा कमरा ए है, आधा बी है, ठीक है। अब मैं ए के अंदर पिन गिराता हूँ और मैं उसको कहता हूँ ये दो कमरे हैं, ए और बी, लेकिन एड्रेस ए कमरे के अंदर पिन गिरी हुई है। तो जब कमरा आधा हो गया, उसका साइज आधा हो गया, तो ए जो कमरा है उसके अंदर उसको पिन ढूंढने में 20 मिनट नहीं लगेंगे, उसको लगेंगे 10 मिनट, क्योंकि वो कमरा छोटा हो गया, वो चारों कोने देखेगा, फिर और अंदर देखेगा, तो वो उससे जो बड़े कमरे में ढूंढ रहा था तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा था, कमरा छोटा हो गया तो उसने 10 मिनट में ढूंढ ली। मैं उस ए कमरे को और सी और डी के अंदर तोड़ देता हूँ और छोटा साइज का कर देता हूँ। सिर्फ सपोज पहले वो जो ए कमरा था वो था 20 लोगों के बैठने का, अब मैंने उसको 10 लोगों के बैठने के कमरे की साइज के अंदर तोड़ दिया था। अब मैं उसको तोड़ रहा हूँ कितने में, 5 लोगों के बैठने के। जब इतना छोटा हो जाएगा और मैं उसको बता दूंगा कि ये सिर्फ इस रूम के अंदर रखा है, पिन गिरी है, तो उसके अंदर उसको ढूंढना और आसान होगा, वो और जल्दी से ढूंढ लेगा। करते करते मैं उसको एक बंदे के बैठने की सिर्फ एक चेयर जितने कमरा एक बना देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं पिन गिराता हूँ तो वो डायरेक्ट अपनी नीचे देखेगा, उसके पिन गिरी होगी वो उठा लेगा। जितना छोटा करता जाऊंगा साइज और एड्रेस बता दूंगा कि भाई इस रूम के अंदर है, तो वो जितना छोटा रूम होगा उतना ही आसान होगा, उतने ही जल्दी वो उस फाइल को ढूंढ लेगा, उस पिन को ढूंढ लेगा। इसी तरीके से आपकी मेमोरी भी जो है ना वो एक कमरे की तरह है। अब आप इसको जितने छोटे 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 ब्लॉक्स में तोड़ देंगे, ठीक है, तो सिर्फ सिंपल एड्रेस जाएगा कि मैंने क्लिक, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना सी में, तो एड्रेस इसके पास चला गया कि इसने सी फोल्डर को ओपन किया है। या ई को करूंगा ना तो वो सी पे पिन नहीं जाएगा, वो मेरी मेमोरी के ई पोर्शन में उसी वक्त चला जाएगा और खोल के उसको जो भी मेरी फाइल होगी या जो भी पिन होगी एक तरीके से उसको निकाल लेगा। तो जितना छोटा सेगमेंट होगा उतनी जल्दी एक्सट्रैक्ट होगी फाइल। तो एफिशिएंसी आपकी टाइम जो है ना, असल टाइम मैटर कर रहा होता है। जब हम आगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स पे काम करते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। आपके माइक्रो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स के ऊपर आपके प्रोसेसर्स की स्पीड जो आपने देखी होगी, जो नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो इतने महंगे क्यों है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, कोर्स बनाई हुई हैं। जो कोर्स हम कहते हैं डुअल कोर, ऑक्टा कोर, वो कोर्स क्या है, वो यही सेगमेंट्स हैं। जितने छोटे छोटे सेगमेंट्स में वो प्रोसेसर को डिवाइड कर देते हैं उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे, अच्छा अगर हम पूरे EAX को यूज करेंगे रजिस्टर को तो क्या होगा, वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। मेमोरी तो ठीक है, आप EAX के अंदर भी 8 बिट का रजिस्टर, 8 बिट की वैल्यू है, 32 बिट में डालने कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उसको तोड़ देंगे तो आपकी एफिशिएंसी आगे जाके बढ़ जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका, जब आप देख लें आपका डाटा कितने बिट तक का हो सकता है, उतनी बिट वाले के अंदर आप उसको स्टोर करें। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आई कि हम क्यों इसको तोड़ रहे हैं, क्यों हम छोटी बिट्स के अंदर, छोटे साइज के अंदर स्टोर करा रहे हैं वैल्यूज को। सर अगर 32 बिट से लार्जर डाटा हो फिर क्या करेंगे? एक मिनट चैट में ये क्या आया है, ये ठीक है। अच्छा 32 बिट से लार्जर हो तो हम उसके अंदर मल्टी, जैसे EX का एक रजिस्टर है तो हम EBX भी यूज कर लेंगे, EDX यूज कर लेंगे, मल्टीपल रजिस्टर यूज कर लेंगे, और उसकी उन दोनों को कंबाइन करने की भी एक टेक्निक है आगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास लार्जर वैल्यूज होती हैं तो हम उसके लिए क्या करें। तो वो हमारे पास आगे सारे कॉन्सेप्ट्स के हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हैं, ठीक है। 32 बिट के 4 रजिस्टर हमारे पास पहले से इसमें गिवन होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उसको हम डिवाइड करें तो 16 बिट्स आती हैं, फिर 8 बिट्स के हमारे पास मल्टीपल। इनके आप लोगों ने नाम याद रखने हैं कि आपके कौन सा बिट, कौन सा रजिस्टर किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है।
अब हम आगे आते हैं, हमारे पास क्या लिखा है अभी तक हमने देख लिया कि भाई डेटा रिप्रेजेंटेशन देख ली, सेगमेंट्स देख लिए और डेटा रजिस्टर्स क्या हैं देख लिए। सम ऑफ दीज डेटा रजिस्टर्स हैव स्पेसिफिक यूज इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। AX is the primary accumulator, ठीक है। It is used in input and output of most arithmetic instructions. For example, in multiplication operation, one operand is stored in EX or AX or AL register according to the size of operand. ठीक है, AX क्या हो रहा होता है? AX हमारे पास मोस्टली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अंदर यूज हो रहा होता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जांपल इन मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंदर हमारे पास आगे हम जाके देखेंगे तो EX और हमें डिफरेंट एक की वैल्यू दूसरे में स्टोर करानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए हम आगे जाके देखेंगे कि AX हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़र होते हैं, ये प्राइमरी एक्यूमुलेटर कहलाता है। ठीक है, फिर BX है, BX इज नोन एज द बेस रजिस्टर। ठीक है, एज इट कुड बी यूज्ड इन इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, मतलब हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं 0 से लेके 31 तक, इनके इंडेक्सेस 0 से 1 2 3, किस इंडेक्स पे क्या रखा है उसको हम उसके अंदर BX के अंदर वो वैल्यू स्टोर कराते हैं। फिर CX जो है या CX हो गया या ECX हो गया 32 के लिए, 8 के लिए CH और CL हो गया। तो ये हमारे पास यूजर होते हैं लूप्स के लिए, लूप में जो आइटरेटिव कंडीशन है उसके अंदर जो भी वैल्यूज हम स्टोर करा रहे हैं उसके लिए हम CX यूज करते हैं, जो कि हमारे पास एज अ काउंटर काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास DX आ जाता है। DX इज नोन एज द डेटा रजिस्टर। It is also used in input and output operation. It is also used with AX register along with DX for multiply and divide. जब हम multiplication और division करेंगे तो हमारे पास AX और DX के साथ कोई मिला के हम यूज करेंगे। वैसे ये ज़्यादातर इनपुट एंड आउटपुट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये हमारे पास सारे हो गए डेटा रजिस्टर्स, ये हमने डिस्कस कर लिए इन डिटेल। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी आपको ये प्रैक्टिस से ही समझ आएंगे कि ये डेटा रजिस्टर्स कौन से किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नंबर 5 पे आता है सम इरवाइन प्री डिफाइंड फंक्शंस। अच्छा, जो हमारे पास इरवाइन की लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल की, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसका बेनिफिट हम ले रहे होते हैं। तो वो हमारे पास इंक्लूड कराना ज़रूरी है। हमारे पास ये आपने देखा होगा कि ये सैम्पल कोड के अंदर ऊपर इरवाइन जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, इसलिए कुछ मल्टीपल फंक्शंस हैं वो इसके अंदर चलेंगे नहीं और यहाँ इस वाले कोड में आपके पास एरर आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे शुरू में इंक्लूड इरवाइन 32 करना पड़ेगा। तो हमारे पास अच्छा यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस इरवाइन गिव अस बट वी यूज फंक्शंस एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। पहला हमारे पास है कॉल राइट इंटीजर। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कॉल फंक्शन है और उसके आगे हम उसका आर्ग्यूमेंट देते हैं राइट इंटीजर। अगर हमारे पास यहाँ इंटीजर वैल्यूज हैं, फिर कोई डेसिमल वैल्यूज हैं या कोई और हैं तो हम उसके लिए अलग अलग, इंटीजर है तो इंटीजर, फिर बाइनरी है तो बाइनरी राइट कॉल राइट बाइनरी और आगे उसका रजिस्टर जो भी है वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये कॉल के मल्टीपल फंक्शन हैं हमारे पास, राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, राइट हेक्सा टू डिस्प्ले EX रजिस्टर। जो हमने देखा कि हमारे पास अर्थमेटिक रजिस्टर होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए EX होता है एक्यूमुलेटर। तो उसके लिए हमारे पास ये यूज हो रहा होता है। उसके ऊपर सारे जो फंक्शंस हमने किए हैं उनको प्रिंट कराने के लिए कॉल राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल या राइट हेक्साडेसिमल यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है दो इंटीजर्स को ऐड कराने की। अच्छा,
तो उसमें हमारे पास कोड के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, include irvine32.inc। जब आप कोड लिखेंगे तो आपने सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना है, इंक्लूड का कीवर्ड और फिर आगे उसका पैरामीटर irvine32.inc। ये आप देखेंगे तो आपके पास जहाँ आपने irvine को इंस्टॉल किया है वहाँ पे irvine32.inc की एक लाइब्रेरी पूरी लिखी है जिसमें ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, राइट लाइन, राइट इंटीजर वगैरह सारे। या जब इसको खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये पहले से प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, ठीक है, irvine के साथ आती है हमारे पास। तो इसको हमें हर प्रोग्राम से पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो आगे जाके मल्टीपल लाइब्रेरीज खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड irvine32.inc। फिर हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं जिसमें डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट। यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल जैसे इनिशियलाइज नहीं कराए जा रहे, डायरेक्ट उसमें असाइनमेंट हो रही है। तो हम डॉट डेटा का सेगमेंट यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ गए डॉट कोड के ऊपर, ठीक है। फिर डॉट कोड के सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है मेन प्रोक। प्रोक से क्या मुराद है? प्रोक है प्रोसीजर। कोई भी ऐसे मल्टीपल 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक साथ लाइन में लिखे हैं, फिर उसमें प्रिंट भी हो रहा है, तो हम उस पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोसीजर कह रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेन प्रोक का मतलब है मेन प्रोसीजर। ये हम कीवर्ड देंगे कि भाई यहाँ से कोड सेगमेंट के अंदर मेन प्रोसीजर हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास मूव का, ऐड का, ये सारे फंक्शंस हैं, तो हम मूव का कीवर्ड देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कर क्या रहे हैं कि 2 इंटीजर्स को ऐड करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे EAX जो हमने देखा 32 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। तो अब हम 32 बिट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5 5 ये है, 5 हमारे पास है डिजिट्स हैं। वो क्या है? अगर आप देखें तो ये है आप ये जितनी बिट्स है ना 0 2 4 8 16 करके करेंगे तो ये 32 बिट का बनता है। तो इस हिसाब से हमारे पास हमने EAX रजिस्टर यूज किया। तो मूव EAX का मतलब है मूव EAX, यहाँ पे ऑपरेंड और यहाँ ऑपरेटर, ठीक है। तो आपने यहाँ ये 10,000H को EAX के अंदर स्टोर करा दिया, EAX रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया, ठीक है। उसके बाद ये असाइनमेंट का एक ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे आगे हर लाइन के आगे आपके पास ये कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये कमेंट से कुछ भी नहीं होता, ये आपकी सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होता है, आपको याद रहे कि मैंने कौन सा काम किस लिए किया हुआ है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कमेंट देने का तरीका है ये सेमी कॉलन दें और आगे आप कमेंट लिख दें, सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से दे सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आपके पास ऐट होता है, ऐट से दे सकते हैं, या फिर आप स्टार फॉरवर्ड स्लैश और स्टार्ट से स्टार्ट करें और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश पे खत्म कर दें, तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला तो ये हो गया कि आपने मूव करा दिया EX इंटू किसमें, तो EX के अंदर 10,000H, तो हो गया EX के अंदर क्या आ गया 10,000H। फिर ऐड का आपने यूज किया, ऐड EX के अंदर जो पहले से 10,000 है उसमें 40,000H ऐड करा दो। तो उसने क्या किया, EX के अंदर 10,000 पहले से था, 40 कराया, तो यहाँ पे क्या आ गया 50,000 EH के अंदर स्टे हो गया। फिर आपने कॉल का एक फंक्शन है वो आपने किया कॉल डंप रजिस्टर। डंप रजिस्टर क्या करेगा, जितने भी रजिस्टर अभी तक यूज में है उनके अंदर जो जो वैल्यूज आई हैं वो सब की सब आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा, डंप कर देगा। तो ये एक आपके पास फंक्शन है कॉल डंप रजिस्टर। क्या करेगा, डिस्प्ले रजिस्टर जितने भी EX अगर यूज हुए, EBX या AX जो भी यूज हुए हैं उन सबको डंप कर देगा। तो हमारे पास सिंपल हुआ क्या, मूव कराया हमने EX के अंदर 10,000, उसके अंदर ऐड करा दिया 40,000 और उसको कॉल करा दिया डंप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने इस लूप को एंड करेंगे, ठीक है। फिर मेन एंड पॉइंट का हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये हमें देना जरूरी है। फिर एंड मेन मतलब कि हम इस मेन प्रोसीजर को एंड कर रहे हैं, सही है। तो ये आपने देने हैं कीवर्ड्स। इस वाले कोड को आप लोग रन करके देखिएगा कि आप लोगों के पास आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपका क्या काम किस लिए हो रहा है, इन डिटेल आपको दिया है कि भाई इंक्लूड irvine32.inc आपके पास यूज हो रहा है, ठीक है। इंक्लूड सर डायरेक्टिव कोड में एक सवाल है, जी
सर अगर मेरी वैल्यू होती है 16 बिट की और मैं रजिस्टर यूज करता हूँ 32 बिट का, तो सर इस पे कोड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, बस ये मेमोरी वेस्टेज होगी। हाँ, मेमोरी वेस्टेज। और सर अगर मेरी फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो नंबर है वो 64 बिट का होता है और एक्यूमुलेटर की रजिस्टर ही 32 बिट की है, तो सर एक्यूमुलेटर के रजिस्टर ही यूज करेंगे ना इसमें, तो फिर उसको जी कैसे ज्वाइन करेंगे इसमें? हाँ, वो हम आगे जाके हम देखेंगे। हमारे पास ये सारे, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके आंसर आपको आगे ही लैब में सारे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आगे बताई हुई हैं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा, इस कोड के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस लैब के अंदर कि आपने क्या किया हुआ है। सबसे पहला काम इंक्लूड इरवाइन 32 इंक्लूड डायरेक्टिव कॉपी करता है नेसेसरी definitions and setup information from a text file name envine32.inc located in assemblers include directory। ये हमने पहली चीज देख ली। फिर code डॉट कोड क्या है? The dot code directive marks the beginning of the code segment where all executable statements in a program are located। तो डॉट कोड हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें हम सारे एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है। मेन प्रॉक क्या है? द मेन प्रॉक डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द बिगनिंग ऑफ प्रोसीजर। ये बताता है कि प्रोसीजर हमारा बिगिन हो रहा है। ठीक है। और नेम चूजिंग फॉर ओनली प्रोसीजर इन अवर प्रोग्राम इज मेन। ठीक है। हम मेन के अंदर काम कर रहे होते हैं और प्रोसीजर हम बताते हैं कि मेन प्रोसीजर है। फिर मूव EAX 10,000H, इससे क्या हुआ कि द मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स कॉपीज द इंटीजर 10,000H टू EAX रजिस्टर के अंदर मूव किया। With the first operand, EX is called the destination operand and the second operand is called the source operand। पहला destination कहलाता है जिसके अंदर आप डाल रहे हैं वैल्यू को, और जिस वैल्यू को डाल रहे हैं वो कहलाता है source। The comment on the right side shows the expected new value in EX। ये हमने बता दिया कि ये comment हमारे पास EX बताता है। फिर add का हमारे पास फंक्शन है, कोई the add instruction adds 40,000 H to EX register। The comment shows the expected new value in EX। ठीक है। अब कॉमन से बता रहा है कि न्यू वैल्यू हमारे पास 50,000 H हो गई। फिर हमारे पास आता है सब 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 का भी फंक्शन है वैसे, लेकिन ये यूज नहीं हुआ। ठीक है। सब EX 20,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जैसे ऐड किया हमने वैसे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। 20,000 H हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 30,000 H रह जाएगा। फिर हमारे पास है कॉल डंप रजिस्टर। द कॉल स्टेटमेंट्स कॉल द प्रोसीजर को कॉल करती है दैट डिस्प्लेज द करंट वैल्यू ऑफ द CPU रजिस्टर्स। दिस कैन बी यूजफुल वे टू वेरीफाई दैट अ प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके सारे रजिस्टर सही काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो सारे रजिस्टर्स की वैल्यू ये डंप करा देगा। फिर हमारे पास अच्छा, अगर आप लोगों की ये मीटिंग एंड हो तो दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है मेन एंड पॉइंट। ठीक है। मेन एंड पॉइंट में क्या है? मिनट। अच्छा, मेन एंड पॉइंट में है द एग्जिट स्टेटमेंट इनडायरेक्टली कॉल्स द प्री डिफाइंड MS विंडोज फंक्शन दैट हॉल्ट्स द प्रोग्राम। हॉल्ट्स मतलब है कि ये इसको एंड कर देता है। हॉल्ट का मीनिंग होता है कि आपका प्रोग्राम को एंड कर देना, किसी भी चीज को हॉल्ट कर देना। ठीक है। तो द एग्जिट स्टेटमेंट इनडायरेक्टली कॉल्स द प्री डिफाइंड MS विंडोज फंक्शन हॉल्ट। अच्छा, ये जो मेन एंड पी है ना, ये आपके पास वो नहीं है, मैसम का कीवर्ड नहीं है। ठीक है। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एंड पॉइंट डायरेक्टिव मार्क्स द एंड ऑफ द मेन प्रोसीजर। नोट दैट exit is not a मैसम कीवर्ड, instead it is a micro command defined in the Irvine 32। ये मैसम का नहीं है, ये Irvine 32 जो लाइब्रेरी है उसका एक कीवर्ड है। ठीक है। ये सिंपल वे है एंड द प्रोग्राम का। ठीक है। अब ये हमारे पास जो हमारा कोड था ना, एक मेन दो वैल्यूज को ऐड कराने का, इसको आप लोग रन करके देखिएगा एक एक लाइन को।